एक ऐसे राजनीतिक प्रयोग की कल्पना कीजिए, मतलब जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद के ठीक समानांतर, एक चलती फिरती संसद। हाँ, एक बिल्कुल चलती फिरती संसद खड़ी कर दी गई हो, और वो भी बिना किसी विशाल सरकारी फंड के, सिर्फ 15 लाख रुपए के बेहद बेहद सीमित बजट में। जो कि बहुत हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में, या कहें इस गहन विश्लेषण में, जी। हम इतिहास के एक ऐसे ही अनोखे पन्ने को पलटने वाले हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज है ना, 25 दिसंबर 1982 वाला। जी, 25 दिसंबर 1982 नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हुए जन संसद यानी पीपल्स पार्लियामेंट के प्रायोगिक सत्र के बारे में है ये। और इसकी शुरुआत DS4 के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने की थी। सही कहा। और आज हमारा मकसद बस ये समझना है कि साल 1982 के उस भारत में इस जन संसद की जरूरत क्यों पड़ी। उस दौर के प्रतिनिधित्व ढांचे में ऐसी क्या खामियां बताई जा रही थीं? और समाज के जो हाशिए पे खड़े लोग थे, उन्हें एकजुट करने की क्या रणनीति थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। हाँ, ये जरूरी है। हम आज के इस विश्लेषण में किसी राजनीतिक विचारधारा या किसी दल का न तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हमारा लक्ष्य केवल और केवल इस ऐतिहासिक दस्तावेज में जो विचार और दावे दर्ज हैं, उनका निष्पक्ष होकर विश्लेषण करना है। एकदम सही। तो चलिए इस पर्चे को डिकोड करते हैं। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था प्रतिनिधित्व का संकट। इसकी शुरुआत में ही डॉक्टर BR अंबेडकर की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी का जिक्र है। और मुझे लगता है ये संदर्भ इस पूरे दस्तावेज की नींव है। मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो अपना भाषण दिया था संविधान सभा में, संविधान निर्मात्री सभा में, उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। विरोधाभास का जीवन मतलब राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अंतर। बिल्कुल। राजनीति में तो हमें समानता मिल जाएगी, मतलब एक व्यक्ति एक वोट, और हर वोट की एक ही कीमत। सही। लेकिन हमारा जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा है वो भारी असमानता से भरा रहेगा। और कांशीराम जी के दस्तावेज में इसी बात को पकड़ा गया है। उनका तर्क था कि आजादी के 32-33 साल बाद भी ये असमानता घटी नहीं है, घटी तो छोड़िए, और ज्यादा बढ़ गई है। और इस बात को साबित करने के लिए मतलब पर्चे में जो आंकड़े दिए गए हैं वो बहुत बहुत तीखे हैं। हाँ, वो आंकड़ों वाला हिस्सा काफी दिलचस्प है। मैं पढ़ रही थी, उसमें दावा किया गया है कि उस दौर में मात्र 4% आबादी वाले ब्राह्मण वर्ग का संसद में प्रतिनिधित्व लगभग 36% था। 36%? हाँ, और इसकी ठीक उलट जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी OBC, जिनकी आबादी 52% बताई गई, उनका प्रतिनिधित्व सिमटकर सिर्फ 8% रह गया था। ये आंकड़े सच में डॉक्टर अंबेडकर की उस चेतावनी को सच साबित करते दिखते हैं। मतलब लोकतंत्र में संख्या बल ही सब कुछ है ना। बिल्कुल। लेकिन जब 52% लोगों की आवाज सिर्फ 8% सीटों तक रह जाए तो सिस्टम पर सवाल तो उठेंगे ही। और इसी पृष्ठभूमि में दस्तावेज एक ऐतिहासिक घटना की बहुत तीखी आलोचना करता है। पूना पैक्ट की। हाँ, पूना पैक्ट। मैंने भी वो हिस्सा देखा। वहां बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लिखा है कि पूना पैक्ट ने स्वतंत्र प्रतिनिधि पैदा करने के बजाय मजबूरी के चमचे पैदा किए हैं। चमचा युग का जो सिद्धांत है। हाँ, ये बहुत भारी आरोप है। इस आरोप के पीछे का जो इतिहास है वो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए समझना जरूरी है। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ वही पूना पैक्ट था। डॉक्टर अंबेडकर तो अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे ना, सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ, वो चाहते थे कि दलित ही दलित को चुने ताकि वो नेता सिर्फ अपने समाज के प्रति जवाबदेह हो। लेकिन गांधी जी के अनशन के बाद जो समझौता हुआ उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट यानी संयुक्त निर्वाचन लागू हो गया। बिल्कुल। आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार तो आरक्षित वर्ग का होगा, लेकिन वोट पूरा समाज देगा। तो दस्तावेज के लेखक का तर्क ये है कि इस व्यवस्था ने ऐसे नेता पैदा किए जो अपने समाज की आवाज उठाने के बजाय उस बहुसंख्यक दल के वफादार बन गए, जिनकी वजह से वो चुनाव जीते। एकदम से। इसीलिए उन्हें स्वतंत्र नहीं बल्कि मजबूरी के प्रतिनिधि कहा गया। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, पर्चे में इसके जमीनी उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे मुरादाबाद दंगों का जो जिक्र है, वो काफी परेशान करने वाला उदाहरण है, बहुत ज्यादा। उसमें लिखा है कि मुरादाबाद में इतना बड़ा झगड़ा हुआ,
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर चिल्लाते रहे, लेकिन जो उनके अपने मुस्लिम सांसद थे वे संसद में मुंह पर टेप लगाकर बैठे रहे। मतलब कुर्सी बचाने का डर। अगर आप अपने ही लोगों पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोल सकते तो संसद में आपके होने का फायदा ही क्या है? और सिर्फ यही नहीं, गुजरात और राजस्थान के वाक्य भी हैं। गुजरात में जब आरक्षण का विरोध चल रहा था तो एक दलित सांसद को बोलने ही नहीं दिया गया। और राजस्थान के हीरालाल परमार वाला मामला? हाँ, कि उन्हें सिर्फ बोलने से रोका नहीं गया, बल्कि दस्तावेज कहता है कि संसद के भीतर ही उनके साथ मारपीट की गई। ये सब दिखाता है कि मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए की आवाजों को कैसे कुचला जा रहा था। और इस पूरी मानसिकता को समझने के लिए मोरारजी देसाई का एक किस्सा है इसमें। शिवदयाल सिंह चौरसिया जी वाला संस्मरण। हाँ, वो तो बहुत ही सीधा और बेबाक बयान था। जब चौरसिया जी ने मोरारजी भाई से कहा कि इस संसद को सही मायने में प्रतिनिधि संस्था बनाया जाए, तो उनका जवाब था, यदि हम इस संसद को प्रतिनिधि संस्था बना दें तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, ये वाक्य अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये सत्ता का वो डर है जो बदलाव नहीं चाहता। और जब ये साफ हो गया कि असली संसद का ढांचा नहीं बदलेगा, तब जन संसद के विचार ने जन्म लिया। बिल्कुल। और दस्तावेज जोर देता है कि ये कोई राष्ट्रीय संसद का विरोध या असंवैधानिक काम नहीं था। नहीं, बल्कि ये एक डिबेट और डिस्कशन का मंच था। और कमाल की बात देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने इसे अपनी स्वीकृति भी दी थी। ये एक समानांतर प्रयोग था। और वो भी सिर्फ 15 लाख के बजट में। ये एक चलती फिरती संसद थी जिसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलना था, और हर दिन 10-10 अलग-अलग जगहों पर इसके सत्र होने थे। इतने विशाल पैमाने पर काम करना और इतने कम बजट में, ये बहुत बड़ी बात है। और इस मंच की जरूरत क्यों थी, इसके लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट का बहुत सटीक रूपक दिया गया है इसमें। वो रूपक तो बहुत ही तीखा है। उसमें रिपोर्ट को राज्य सरकारों को सौंपने की तुलना ऐसे की गई है जैसे एक बकरी को 30 कसाईयों के सामने सौंप देना। हाँ, बोटी बोटी करने के लिए। मंडल आयोग का गठन ओबीसी की पहचान और आरक्षण के लिए हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट तैयार हुई तो उसे संसद में पेश ही नहीं किया गया काफी समय तक। और जब किया भी गया तो केंद्र सरकार ने खुद फैसला लेने के बजाय उसे 30 अलग-अलग राज्य सरकारों के पास राय के लिए भेज दिया। मतलब मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश। दस्तावेज यही तर्क देता है कि बकरी को एक कसाई के बजाय 30 कसाईयों को दे दिया गया ताकि रिपोर्ट फाइलों में दबकर खत्म हो जाए। इस अविश्वास के माहौल में ही जन संसद के नियम इतने कड़े बनाए गए थे। मैंने देखा कि वहां बोलने वालों से ज्यादा सुनने वाले होते थे। और सबसे क्रांतिकारी नियम था जवाबदेही था। वो समय वाला नियम ना। हाँ, वक्ता का समय तय होगा, और अगर आप 20 मिनट मंच से भाषण दे रहे हैं तो आपको अगले 20 मिनट वहीं रुककर जनता के सवालों के जवाब भी देने होंगे। ये कोई एक तरफा भाषणबाजी नहीं थी, ये असली लोकतंत्र का अभ्यास था। मुख्य संसद से भी ज्यादा कड़ाई थी यहाँ। खैर, अगर हम दस्तावेज के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें तो वो रणनीति और संगठन पर बात करता है। 85% समाज को, यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को संगठित करने की बात। और यहीं पर बलराज मधोक और कांचीराम जी का वो मशहूर किस्सा आता है। जनसंघ के नेता बलराज मधोक का वो चैलेंज। उन्होंने कहा था कि इस 85% तबके को संगठित करने का काम पिछले 3000 साल में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? और कांचीराम जी का आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने कहा कि जो 3000 साल में नहीं हुआ वो मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने हवा में बातें नहीं की। दस्तावेज में समाज का बहुत ही वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। 3 हिस्सों में बांटा है शोषित समाज को। हाँ, पहला हिस्सा वो 60 करोड़ साधारण पीड़ित लोग जो इस व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार थे। दूसरा वो 10 लाख लोगों का समूह जो कुछ करना तो चाहते थे पर उनके पास दिशा नहीं थी, दिशाहीन थे। और तीसरा हिस्सा था समझदार लोगों का। ये तीसरा हिस्सा बहुत दिलचस्प है। इसमें भी 2 श्रेणियां थी ना? बिल्कुल। एक तरफ वो समझदार जो सच में समाज का दर्द समझते थे और निस्वार्थ काम करते थे, और दूसरी तरफ वो समझदार जो इन 60 करोड़ लोगों की पीड़ा का सिर्फ इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े नारे लगाते थे, लेकिन मौका मिलते ही सत्ता के साथ टिकट या ठेकों के लिए सौदा कर लेते थे। इसी धोखे को खत्म करने के लिए दस्तावेज अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का एक उदाहरण याद दिलाता है कि अज्ञानी लोग कभी खुद पर शासन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको शासन करना है तो उन 60 करोड़ लोगों को महज भीड़ नहीं रखना है, उन्हें शिक्षित और जागृत करना होगा। और इसी जागृति से जुड़ी एक बहुत ही गहरी थ्योरी, मुझे लगता है इस पूरे दस्तावेज का सबसे बौद्धिक हिस्सा है, निर्माण के वर्ष या फॉर्मेटिव ईयर्स का सिद्धांत। मेरा भी यही मानना है। ये थ्योरी बहुत कुछ समझाती है। मैं चाहूंगी कि आप इस फॉर्मेटिव ईयर्स वाले कॉन्सेप्ट को हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा और खोलकर समझाएं,
ये राष्ट्र के विकास से कैसे जुड़ता है? देखिए, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके जन्म के शुरुआती 15-20 साल उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे अहम होते हैं। हाँ, अगर उस समय कुपोषण हो गया तो बाद में भरपाई मुश्किल है। बिल्कुल। दस्तावेज यही एनालॉजी एक देश पर लगाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके शुरुआती 35 से 50 साल राष्ट्र के निर्माण के वर्ष थे। मतलब जो नीतियां तब बनी उन्होंने ही भविष्य तय किया। सही कहा। अब सवाल यह है कि इस निर्माण काल में उस 85% आबादी का क्या हुआ? दस्तावेज के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST, उन्हें तो डॉक्टर आम्बेडकर जैसा अच्छा, माई बाप मिल गया था। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो उनका थोड़ा विकास हो गया क्योंकि संविधान में उन्हें अधिकार मिल गए। लेकिन जब बात अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की आती है तो पर्चा बहुत साफ कहता है कि OBC इस शुरुआती निर्माण काल में पूरी तरह पिछड़ गया। वो सामाजिक कुपोषण का शिकार हो गया। मुंडल आयोग के आंकड़े भी यही बताते हैं कि सरकारी नौकरियों में OBC की जो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी आजादी के समय थी वो इन 35 सालों में बढ़ने के बजाय और कम हो गई। और इसी जमीनी हकीकत से हम दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जहां डरावने आंकड़े और समाज के आपसी अंतर विरोधों पर बेबाक चर्चा है। नौकरियों के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 11 करोड़ परिवार थे उस समय भारत में और उनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ नौकरियों में थे और इसमें OBC ना के बराबर। और इसमें उत्तर और दक्षिण भारत का फर्क भी देखिए। दक्षिण में तमिलनाडु में 50% आरक्षण था, कर्नाटक में 40%। लेकिन उत्तर भारत में महाराष्ट्र में 0 और यूपी में मुश्किल से 15%। लेकिन इन सब के बावजूद इस दस्तावेज का जो सबसे साहसिक या कह लें सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि पिछड़े वर्ग की इस बदहाली का सबसे बड़ा दोषी कौन है? आमतौर पर तो सवर्णों या सत्ताधारी वर्ग को दोषी माना जाता है। लेकिन कांशीराम जी का दस्तावेज कहता है कि सबसे बड़े दोषी सवर्ण नहीं है बल्कि खुद पिछड़ा वर्ग है। क्योंकि वो सोया हुआ था। बिल्कुल। जब तक आप अपने हक के लिए खुद खड़े नहीं होंगे कोई आपको थाली में सजाकर अधिकार नहीं देगा। और इस सोए रहने के पीछे पर्चा एक मनोवैज्ञानिक बाधा, एक साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करता है। वो हम हाँ का डर। हाँ, OBC वर्ग में ये डर था कि अगर वे दलितों के साथ आए या कांशीराम जी के मंच पर गए तो समाज उन्हें भी अछूत या SC/ST मान लेगा। अपनी श्रेष्ठता के इस झूठे भ्रम ने ही उन्हें कमजोर कर रखा था। जन संसद का एक बड़ा लक्ष्य इसी डर को तोड़ना था कि जब तक ये जातियां झूठी श्रेष्ठता नहीं छोड़ेंगी वो 85% का संगठन नहीं बन सकता। सही बात है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो 1982 की वो जनसंसद कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। वो एक बहुत बड़ा मिशन था, 60 करोड़ दिशाहीन लोगों को जगाने का। और इसके निष्कर्ष में जो बात कही गई है वो बहुत दार्शनिक है कि जनसंसद की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी ही थी। सुनने में अजीब लगता है लेकिन मतलब गहरा है, क्योंकि जनसंसद के पास सत्ता नहीं थी, बजट नहीं था, इसलिए वो लोगों में एक व्याकुलता पैदा कर सकती थी, एक छटपटाहट। हाँ, और जब सत्ता आपकी बात ना सुने तो ये सत्ताहीनता की छटपटाहट ही बदलाव लाती है। व्याकुलता ही बदलाव की जननी है। आज के इस विश्लेषण से ये साफ है कि प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ संसद में बैठना नहीं है, बल्कि हाशिए पर खड़े आखिरी इंसान की आवाज को मंच देना है। बिल्कुल। तो जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें हम एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जरा सोचिए, 1982 में जब न इंटरनेट था न सोशल मीडिया और सिर्फ 15 लाख का बजट, सिर्फ 15 लाख में एक समानांतर जन संसद का विजन तैयार किया गया था। आज 21वीं सदी में हमारे पास दुनिया भर की तकनीक है, तो क्या आज आम नागरिक वास्तव में सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहा है? या फिर इस डिजिटल शोर में असली मुद्दे कहीं खो गए हैं? और क्या आज हमें फिर से एक नई आधुनिक जन संसद की आवश्यकता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन